नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच टकराव कम होता दिखाई नहीं दे रहा। हॉर्मूज पर फंसा पेच सुलझता नहीं दिख रहा है, लेकिन उम्मीद कायम है कि कोई रास्ता निकल आएगा। बातचीत को लेकर ईरान के तेवर बेहद सख्त बने हुए हैं। राहत की बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने इस्लामाबाद वार्ता को हरी झंडी दिखा दी है। उम्मीद की जा रही है कि आज रात ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच जाएगा और 22 अप्रैल को अमेरिका के साथ बातचीत हो सकती है। ईरान बातचीत के लिए तब तैयार हुआ है जब उसकी शर्तों पर बातचीत के लिए अमेरिका तैयार हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि क्या युद्धबंदी पर अमेरिका और ईरान में बनेगी बात, या एक बार फिर शुरू होगी जंग, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि डील हो और ट्रंप पर भी इजराइल का दबाव है। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। चीन ने ताइवान स्ट्रेट में उतारा अपना खतरनाक युद्धपोत। संयुक्त सैन्य अभ्यास पर जापान और फिलीपींस को चेताया, जंग की बढ़ी आशंका। पाकिस्तान के सूडान को हथियार बेचने वाले समझौते पर संकट। सऊदी अरब ने पैसे देने से किया इनकार। सूडान में सऊदी अरब और यूएई आमने सामने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टामर ने मेंडेलसन को अमेरिकी राजदूत बनाने पर मानी गलती। इस्तीफे की मांग को किया खारिज। स्थानीय चुनाव से पहले मुश्किलों से घिरे स्टामर। और चलते चलते में देखेंगे कब खत्म होगी दुनिया। नासा के सुपर कंप्यूटर ने बता दिया वक्त। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जापान की नीति में बड़ा बदलाव। घातक हथियार निर्यात पर प्रतिबंध को हटाने की मंजूरी। क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा खतरे को देखते हुए उठाया गया कदम। भारत ने इजरायल की मदद कर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा। फलस्तीन पर यूएन की विशेष दूत फ्रांसेस्का का बड़ा आरोप। कहा, गजा में इजरायली कार्रवाई को जायज नहीं ठहराया जा सकता। क्यूबा और अमेरिका के बीच होगी बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लगाए गए ऊर्जा प्रतिबंध को खत्म करने की मांग। क्यूबा के विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर ने पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू को भेजा न्योता। अब आते ही अरेस्ट करने का किया ऐलान। कहा, हंगरी को आईसीसी का सदस्य बना रहने दिया जाएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदलते रुख ने अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों को बेहद नाजुक दौर में पहुंचा दिया है, जहां अब भी इस बात पर सस्पेंस बरकरार है कि दोनों पक्ष पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वार्ता के लिए एकजुट होंगे या नहीं। हालांकि एक बार फिर अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वार्ता के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, लेकिन ईरान के लिए अमेरिका पर भरोसा करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। ट्रंप की तरफ से लगातार आती धमकियों ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। वार्ता को लेकर गहराते इन सवालों के बीच ट्रंप ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे ईरान भड़क गया। ट्रंप ने हॉर्मूज स्ट्रेट की नाकेबंदी पर कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी तब तक नहीं हटाएगा जब तक ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता। यह नाकाबंदी ईरान को पूरी तरह तबाह कर रही है। वो हर दिन $500 मिलियन गंवा रहे हैं। ऐसा लंबे समय तक चलना नामुमकिन है। ट्रंप ने आगे यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में समझौता नहीं होता है तो फिर ईरान में बहुत सारे बम फटने लगेंगे। ट्रंप की इन धमकियों के जवाब में ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने भी साफ कह दिया है कि ईरान धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ट्रंप घेराबंदी करके और युद्धविराम तोड़कर इस बातचीत की मेज को अपनी कल्पना में आत्मसमर्पण की मेज बनाना चाहते हैं या फिर युद्ध को सही ठहराना चाहते हैं। हम धमकियों के साए में बातचीत को स्वीकार नहीं करते। पिछले 2 हफ्तों से हमने मैदाने जंग में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद इस्लामाबाद में वार्ता की बजाय दोनों पक्षों में जंग की आशंका जताई जा रही है। और जिस तरह ईरान ने नए पत्ते खोलने की बात कही है, उसका इशारा उन नए हथियारों की तरफ माना जा रहा है जो अब तक इस जंग में इस्तेमाल नहीं हुए हैं। यानी ईरान अमेरिका को बड़ी तबाही की चेतावनी दे रहा है। हालांकि खबर तो यह भी आई थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने जरूर वार्ता के लिए हरी झंडी दे दी थी, लेकिन अब सब कुछ अमेरिका के रुख पर निर्भर करता है। इस बीच ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी से जुड़ी फार्स न्यूज एजेंसी ने टेलीग्राम पर ईरान के सबसे बड़े सैन्य मुख्यालय के कमांडर अब्दुल्लाही का बयान साझा किया है, जिसके तहत मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने कहा कि आईआरजीसी ने इजरायल और अमेरिका को थका दिया है, जिससे उन्हें मजबूर होकर युद्धविराम की मांग करनी पड़ी है।
सशस्त्र बल झूठ बोलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को यह इजाजत नहीं देंगे कि वो जमीनी हालात की झूठी कहानियां बनाए, खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर। ईरान के सख्त तेवरों के बीच दोनों पक्षों में 40 दिनों तक चली जंग को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जब ईरान ने अमेरिकी विमानों को मार गिराया तब सिचुएशन रूम में काफी तनाव था। डोनाल्ड ट्रंप घंटों तक अपने अधिकारियों पर चिल्लाते रहे। पूर्व CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने दावा किया कि ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने वाले थे, लेकिन जनरल डैन केन ने उन्हें रोक दिया। डैन केन अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है। बता दें कि अमेरिका में न्यूक्लियर कोड इस्तेमाल करने का आदेश राष्ट्रपति देते हैं और इसके बाद सेना को परमाणु हमला करने की छूट मिल जाती है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या वाकई ऐसा हुआ था, लेकिन मौजूदा वक्त में हॉर्मुज को लेकर चिंता बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि हॉर्मुज पर बढ़ते संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हॉर्मुज जलमार्ग पर प्रतिबंधों पर चिंता व्यक्त की और नौवहन की स्वतंत्रता की मांग की। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस्लामाबाद वार्ता से सस्पेंस कब खत्म होगा। क्या दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर मिलेंगे, ये बड़ा सवाल है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे दक्षिण चीन सागर में भड़कती जंग की। तो पश्चिम एशिया में शुरू हुए संघर्ष को रोकने की कोशिशें जहां और भी उलझती नजर आ रही हैं। तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच दूसरे मोर्चे पर भी जंग छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। जी हां, दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के सहयोगी जापान, फिलीपींस और चीन आमने सामने आ गए हैं। जापान और फिलीपींस के खिलाफ चीन ने अपना जंगी पोत भी मैदान में उतार दिया है। चीनी नेवी ने विमान वाहक पोत लियाओनिंग को ताइवान स्ट्रेट में भेजा है। गौरतलब है कि चीन का लियाओनिंग उन 3 विमान वाहक पोतों में से एक है जो इस वक्त पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी में सेवा में है। बीते साल दिसंबर में इसे ओकिनावा के पश्चिम में स्थित कुबाशिमा द्वीप के पास तैनात किया गया था। उस वक्त इस तैनाती को जापान की पीएम साने ताकाइची के उस बयान का सीधा जवाब माना गया था, जिसमें उन्होंने ताइवान में चीनी हमले के हालात में सैन्य हस्तक्षेप करने की धमकी दी थी। इससे दोनों पक्षों में तनातनी बढ़ गई थी, जो अब और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। चीन के इस पोत की तैनाती से पहले 17 अप्रैल को जापान ने अपने मुरासामे श्रेणी के विध्वंसक पोत JS इकाजुची को इस स्ट्रेट से गुजरने के लिए तैनात किया था। और अब फिलीपींस और अमेरिका का सालाना संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकाटन 2026 20 अप्रैल से शुरू होकर 8 मई 2026 तक चलने वाला है और पहली बार जापान ने इसमें बड़े स्तर पर हिस्सा लिया है। जापानी जमीनी सैनिक युद्धपोत विमान के साथ ही टाइप 88 एंटी शिप मिसाइलें भी शामिल की गई हैं। इस अभ्यास में लाइव फायरिंग, जहाज डुबोने का अभ्यास और समुद्री हमले की तैयारी भी होगी और इसे लेकर चीन भड़का हुआ है। उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने दोनों देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र को सबसे ज्यादा शांति और स्थिरता की जरूरत है। इससे बाहरी ताकतों की तरफ से विभाजन और टकराव पैदा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई देश सुरक्षा के नाम पर दूसरे देशों से गठबंधन करता रहेगा तो ये उस पर ही उल्टा असर करेगा। ये उसके लिए आग का खेल बन जाएगा। दरअसल चीन ताइवान और दक्षिण चीन सागर पर अपना आधिपत्य जमाता रहा है। हालांकि ताइवान खुद को एक संप्रभु देश बताता है, वहीं दक्षिण चीन सागर पर जहां चीन अपना दावा करता है, वहीं फिलीपींस कहता है कि ये उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ऐसे में चीन का मानना है कि इस तरह के संयुक्त सैन्य अभ्यास बाहरी ताकतों की तरफ से क्षेत्रीय स्थिरता को तोड़ने की कोशिश है, जो ताइवान विवाद या दक्षिण चीन सागर में किसी भी टकराव के लिए तैयारी जैसा लगता है। चीन की चिंता तब और बढ़ जाती है जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान भी फिलीपींस में इतने बड़े स्तर पर अपने सैनिक भेज रहा है। लेकिन अब जिस तरह उसने अपना युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट में भेजा है, उसे देखते हुए क्षेत्र में टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि चीन के इस कदम का जापान और फिलीपींस क्या जवाब देते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे मुश्किलों से घिरे पाकिस्तान की। तो आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान को सऊदी अरब से बड़ा झटका लगा है, जिसके चलते उसकी अफ्रीकी देश सूडान के साथ डील रद्द होने की कगार पर पहुंच गई है। दरअसल पाकिस्तान ने सूडान के साथ $1.5 अरब का हथियार सौदा किया था, लेकिन अब उसने सूडान को हथियार और लड़ाकू विमानों की आपूर्ति वाला ये सौदा निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह सौदा सऊदी अरब के आदेश के बाद निलंबित किया है, क्योंकि आर्थिक चुनौतियों के बीच पाकिस्तान सऊदी अरब के फंड्स पर निर्भर है। लेकिन सूडान से इस डील को लेकर सऊदी ने साफ कह दिया कि वो इन हथियारों के लिए पैसे नहीं देगा।
जिसके बाद पाकिस्तान ने इस डील को सस्पेंड कर दिया। सऊदी के इस रुख के पीछे की वजह सूडान में उसके यूएई के साथ जारी टकराव को माना जा रहा है। आप जानते हैं कि सूडान लंबे वक्त से गृह युद्ध से जूझ रहा है। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच लगभग 3 सालों से संघर्ष जारी है। इस संघर्ष ने दुनिया के सबसे भीषण मानवीय संकट को जन्म दिया है। ऐसे में सूडान अब कई देशों के बीच जंग का अखाड़ा बन गया है। इस देश में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई आमने सामने है। दरअसल यूएई को सूडान की अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स और उसके नेता मोहम्मद हमदान डागालो यानी हेमेती का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। वहीं सऊदी अरब जनरल अब्देल फताह अल बुरहान के नेतृत्व वाली सूडानी सशस्त्र सेना यानी एसएएफ का समर्थन करता है। ऐसे में अब सऊदी ने यूएई से तनाव के बीच अपने हितों को साधते हुए सूडान में हथियारों की सप्लाई के लिए पाकिस्तान को फंड देने से इनकार कर दिया है, जिससे उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके पीछे जो ये कूटनीतिक दबाव की कहानी सामने आई, उसने पाकिस्तान की विदेश नीति की कमजोरी को एक बार फिर उजागर कर दिया है। दुनिया के मंच पर अक्सर अपनी स्वतंत्र नीति का दावा करने वाला पाकिस्तान एक बार फिर सवालों के घेरे में है। देश के लिए जरूरी ऐसे बड़े फैसलों को लेकर इस्लामाबाद की डोर कहीं ना कहीं बाहरी ताकतों के हाथ में नजर आ रही है, जिसने शहबाज सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और अब अगली खबर में बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स को लेकर ब्रिटेन की सियासत में जारी घमासान की। तो एप्स्टीन फाइल्स की आंच अब ब्रिटेन तक पहुंच गई है, जिसके चलते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर की कुर्सी संकट में फंसती दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में ब्रिटेन के कई नामी ग्रामी हस्तियों का नाम पाया गया। अमेरिका के राजदूत नियुक्त किए गए पीटर मेंडलसन का नाम भी इन फाइल्स में दर्ज था। और जैसे ही ये बात सामने आई, वैसे ही कार्रवाई की मांग तेज हो गई, जिसके बाद पीटर मेंडलसन को लेबर पार्टी और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब भी ये विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा, बल्कि पीएम स्टामर इस पूरे मामले में घिरते दिखाई दे रहे हैं। उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। एप्स्टीन फाइल्स में पीटर मेंडलसन का नाम आने के बाद से कीर स्टामर विपक्ष के निशाने पर बने हुए हैं। उन पर लगातार इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि स्टामर पर आरोप लगे हैं कि मेंडलसन की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, जानबूझकर तथ्यों को छुपाया गया। और अब ये बात खुद उन्होंने स्वीकार भी कर ली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टामर ने कहा है कि पीटर मेंडलसन को वॉशिंगटन में राजदूत नियुक्त करना उनकी गलती थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफे की बढ़ती मांगों को खारिज कर दिया है। स्टामर ने ब्रिटेन की संसद को बताया कि यह नियुक्ति एक गलती थी, लेकिन अगर मुझे पता होता कि विदेश कार्यालय ने सुरक्षा अधिकारियों की उन सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया था जिनमें मेंडलसन को यह पद न देने की बात कही गई थी, तो मैं अपना फैसला वापस ले लेता। यानी साफ है कि स्टामर ने इसका पूरा ठीकरा विदेश कार्यालय के अधिकारियों पर फोड़ दिया है। उन्होंने इसे सचमुच चौंकाने वाला बताया और कहा कि मुझे पीटर मेंडलसन को नियुक्त नहीं करना चाहिए था। मैं उस फैसले की जिम्मेदारी लेता हूं और मैं जेफरी एप्स्टीन के पीड़ितों से माफी मांगता हूं, जिन्हें मेरे फैसले से साफ तौर पर नुकसान हुआ। लेकिन क्या सिर्फ पीएम की माफी से यह मामला शांत हो जाएगा? सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या स्टामर इस्तीफा देने के दबाव से बच पाएंगे? और अब चलते चलते में बात करेंगे दुनिया के खत्म होने की। तो हमारी दुनिया कब खत्म होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें डराता भी है और सोचने पर भी मजबूर करता है। हम अक्सर ही बाबा वेंगा या नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों की बात करते थे, लेकिन अब नासा के सुपर कंप्यूटर ने एक बड़ी जानकारी दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती किसी युद्ध या अंतरिक्ष से गिरने वाले पत्थर से नहीं, बल्कि सूरज की वजह से खत्म होगी। जी हां, वही सूरज जिसकी रोशनी से आज हम और सारे जीव जंतु जिंदा हैं। जानकारों के मुताबिक जैसे जैसे सूरज पुराना होगा, इसकी गर्मी बढ़ती जाएगी। इससे धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा और सबसे डरावनी बात यह है कि हवा से ऑक्सीजन धीरे धीरे गायब होने लगेगी। पहले लगता था कि धरती पर जीवन 200 करोड़ साल तक रहेगा, लेकिन नई रिपोर्ट कहती है कि हमारे सिर्फ 100 करोड़ साल बचे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ऑक्सीजन 1% से भी कम रह जाएगी और तब इंसान, जानवर और पेड़ पौधे सांस भी नहीं ले पाएंगे। सिर्फ कुछ छोटे बैक्टीरिया ही जिंदा बच सकेंगे, यानी हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या यह घबराने की बात है? तो इस सवाल का जवाब है कि फिलहाल हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होने में अभी लाखों करोड़ों साल बाकी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि तब तक शायद इंसान इतने काबिल हो जाए कि किसी दूसरे ग्रह पर अपना घर बसा ले। फिलहाल हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन है।
भविष्य की चिंता छोड़कर अगर हम आज अपनी धरती और हरियाली को बचाएं तो यह हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी और शायद इस पहल से हमारी धरती का जीवन भी बढ़ जाए। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।